हेलो दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इतना खास है, इतना इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों क्या पढ़ने जा रहे हैं ये बताने से पहले आपको एक राइटर द्वारा 4 पंक्तियां कुछ लिखी गई है जो आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि वो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, बहुत हेल्प करने वाली पंक्तियां हैं। और वो पंक्तियां ये हैं कि इसमें राइटर ने ये लिखा है, बहुत ध्यान से सुनना है। इसमें बोला गया है कि तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये पंक्ति, इसको एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें इन पंक्तियों को अप्लाई करें और ध्यान से पढ़ें। ठीक, तो देखें यहाँ पे आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। ठीक है, मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। इसमें हम वनों का वर्गीकरण देखने से पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि जो वनों का वर्गीकरण किया जाता है, जो आंकड़े सब एकत्रित किए जाते हैं, ठीक है, ये कौन करता है एकत्रित। ठीक है, ये आंकड़े एकत्रित कौन करता है, किसके द्वारा ये एकत्रित किए जाते हैं और प्रकाशित किए जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं, इंडिया में भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान एक संस्था है जो वन संबंधी जितने भी आंकड़े हैं इनका सर्वेक्षण करती है और एकत्रित करती है और इनका प्रकाशन करने का कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें। तो आंकड़ों का एकत्रित एवं प्रकाशन कौन करता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। ठीक, तो ये संस्थान कहाँ पर है ये आपको बता दूं, तो ये संस्थान है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ पर है, देहरादून में। ठीक है, तो याद रखना इसको, उत्तराखंड में देहरादून। तो देहरादून, ठीक, स्टेट कौन सा है, राज्य, तो उत्तराखंड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका जो मेन संस्थान है ये देहरादून में है। लेकिन आप विचार कर सकते हैं कि मान लो संस्थान देहरादून में है तो हर स्टेट में कैसे आंकड़े एकत्रित करेगी, कितना से कि उसको मेहनत लगेगी। तो उसके लिए व्यवस्था है कि ये हर स्टेट में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं। ठीक है, इस संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय हर स्टेट में आपको उसे मिलता है। और एमपी की बात करें तो एमपी में जो क्षेत्रीय कार्यालय है ये कहाँ पर है, तो क्षेत्रीय कार्यालय ये है जबलपुर में। ठीक है, कहाँ पर है, जबलपुर। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ। फिर समय अंतराल। अब समय अंतराल का मतलब ये है कि ये जो से रिपोर्ट प्रकाशित होती है ये कितने टाइम बाद प्रकाशित होती है। ठीक है, हर एक साल के बाद में होती है, या फिर 2 साल के बाद में होती है, या फिर 5 साल के बाद में होती है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो ये 2 वर्ष के बाद में होती है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट अपने सामने आती है। मतलब से कि ये जो संस्थान है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान ये प्रकाशित करती है। ठीक है, और डाटा सभी तक पहुंचता है। तो इसका जो समय अंतराल कितना है, 2 वर्ष। और 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद या 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में डाटा प्रकाशित होता है। ठीक है, अभी कब हुआ था, लास्ट में, हाल फिलहाल में, तो ये जो हुआ था 2019। ठीक है, 2019 में वन रिपोर्ट आई थी, प्रकाशित हुआ था। उसके अनुसार जो डाटा है मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है पूरे इंडिया में। ठीक है, सबसे ज्यादा जो वन है इंडिया में वो किस स्टेट में है, किस राज्य में है। तो इसकी बात करें, रिपोर्ट कौन सी, 2019 के अनुसार। ठीक है, रिपोर्ट है, रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो वन की स्थिति है इसमें पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा वन है वो कहां पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो कहां पर है, सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश का यहाँ पे पहला स्थान है रिपोर्ट 2019 के अनुसार। ठीक है, तो अब पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, प्रथम स्थान। ठीक है, कौन सा स्थान है, प्रथम। तो यहाँ पे ये प्रथम है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ बता दूं कि यहाँ पे दूसरा स्थान किसका है, द्वितीय। तो द्वितीय स्थान यहाँ पे पहले अरुणाचल प्रदेश का था 2017 की रिपोर्ट के अनुसार। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे दिया है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप।
तो दूसरा जो है वो कौन है, लक्षद्वीप, ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे स्थिति क्लियर हुई आपको। उसके बाद में फिर से आपको साथ में ये भी बता दूं कि जो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है और दूसरे नंबर पे कहाँ पर है। ठीक है, तो ये प्रतिशत के आधार पर जो वन है वो मिजोरम में है। ठीक है, प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है, मिजोरम में है। तो आपको यहाँ पे लिख देता हूं, चलो ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख लेना इतने में प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर वन सर्वाधिक कहां पर है, तो ये मिजोरम में है। मिजोरम ये पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको याद रखना है, लक्षद्वीप को, ये सेकेंड नंबर पे है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा जो वन है वो कहाँ पर है, मिजोरम में सबसे ज्यादा, उसके बाद दूसरा है लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ पे लक्षद्वीप, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लक्षद्वीप। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वनों के आधार पर सबसे ज्यादा वन कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, फिर दूसरा नंबर पर लक्षद्वीप पर। प्रतिशत के आधार पर पूछे तो सबसे ज्यादा मिजोरम में और दूसरा लक्षद्वीप। ठीक है, ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और नया कुछ देखते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखें तो मध्य प्रदेश में वन, अब मध्य प्रदेश में वनों की स्थिति देखते हैं। ठीक है, इंडिया में तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हो गया। ठीक है, राज्य मध्य प्रदेश हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश में वनों की स्थिति क्या है, सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है मध्य प्रदेश में और सबसे कम कहाँ पर है। ठीक है, तो देखो यहाँ तो सबसे ज्यादा जैसे कि सर्वाधिक वन है वो इधर कहाँ पे है, सबसे ज्यादा, सबसे पहले बालाघाट। ठीक है, उसके बाद में इधर छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद में फिर बैतूल। तो इस तरीके से यहाँ पे ये तीन है। ठीक है, तो तीनों को ध्यान रखना है। अभी थोड़ा सा से कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा टाइप से दिख रहा होगा कि मौसम थोड़ा सा खराब है। चलिए दोस्तों इसमें देख लें, और तो इसमें जैसे कि तीन जिले हैं, इनमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है, तो यहाँ पे बी मतलब बालाघाट। ठीक है, ये बालाघाट, उसके बाद में सी मतलब छिंदवाड़ा, ठीक है, और बी से फिर बैतूल। ठीक है, बैतूल। तो इस तरीके से यहाँ पे जो वन है वो सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा पहले नंबर पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये बैतूल थर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे वन है। और सबसे न्यूनतम वन, सबसे कम वन कहाँ पर है, तो ये देखें, तो सबसे कम वन ये है उज्जैन में। ठीक है, कहाँ पर, उज्जैन। तो उज्जैन में सबसे कम है, उसमें उसके बाद में इससे थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर है, कहाँ पर, रतलाम में। ठीक, रतलाम के बाद में फिर आता है शाजापुर। ठीक है, शाजापुर। तो इस तरीके से यहाँ पे मध्य प्रदेश में वनों की ये स्थिति है। एक बार फिर से देख लो, सर्वाधिक सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है, सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे बालाघाट है, उसके बाद सेकंड नंबर पे छिंदवाड़ा है, सी से छिंदवाड़ा, और थर्ड नंबर पे बी से बैतूल है। ठीक, ये कहाँ पर है, बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल, ये पट्टी। ठीक है, ये यहाँ तक बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल। तो यहाँ पर सर्वाधिक है, सबसे कम कहाँ पर है, तो यहाँ पे उज्जैन है, ठीक है, रतलाम है, और यहाँ पे फिर शाजापुर है। ठीक है, यहाँ पे इधर शाजापुर है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाले क्षेत्र में वन सबसे कम है। तो इस तरीके से यहाँ पे मध्य प्रदेश में वनों की स्थिति यहाँ पे हमने देखी। इसके बाद में फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वन है वो कितने प्रकार के हैं, कटिबंधों के आधार पर कितने प्रकार के हैं, और प्रशासनिक आधार पर कितने प्रकार, कितने भागों में बांटे गए हैं, ये हम देखेंगे यहाँ। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे, और कटिबंध के आधार पर वनों का वर्गीकरण। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है मध्य प्रदेश में वनों। तो देखो यहाँ पे उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वन। अभी हम किसकी बात करें, केवल मध्य प्रदेश की बात करें, इसलिए मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही यहाँ पे देखेंगे। जो लिखूंगा मध्य प्रदेश के बारे में लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे
उष्णकटिबंधीय वन। तो उष्णकटिबंधीय वन इसको कितने भागों में बांटा गया है उष्णकटिबंधों के आधार पर, तो इसको मेनली 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 भागों में। ठीक है, तो कौन कौन से हैं ये देखें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 करके लिख दे रहा हूँ, 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, 1 2 3, तो इस तरीके से बता दे रहा हूँ। सबसे पहला कौन सा है उष्णकटिबंधीय यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो सबसे पहला प्रकार ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दूसरा प्रकार कौन सा है, तो दूसरा है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। ठीक है, तो दूसरा टाइप ये है। उसके बाद में तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटी से केवल कटी लिख रहा हूं, कटिबंधीय इसका मतलब। ठीक है, कटिबंधीय शुष्क वन। कौन से शुष्क वन। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे कटिबंध के आधार पर उष्णकटिबंधीय वनों को के आधार पर मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, ठीक, और तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, जहां पर थोड़ा सूखापन होता है, वर्षा बहुत कम होती है, उसको क्या बोलते हैं, उस वन को शुष्क वन बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। ठीक, अब आपको बता दूं, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो ये वन का सबसे पहला पॉइंट है कि ये वन कहां पर पाए जाते हैं, किन जिलों में पाए जाते हैं। सबसे पहले इसका क्षेत्र देख लें हम। ठीक है, कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किन जिलों में पाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले भी एक सबसे मेन पॉइंट है कि ये पर्णपाती शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट क्या है, पर्णपाती शब्द का मतलब क्या है। तो पर्णपाती शब्द का मतलब होता है पतझड़। ठीक है, पतझड़। तो इस तरीके से यहाँ पे जहां पर वृक्षों के पत्ते ग्रीष्म ऋतु में झड़ जाते हैं, तो वो कौन सा है, वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है, तो ये पतझड़ इसका मतलब। ठीक है, अब जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन लिखा है, इसमें क्या है कि इसके जो पत्ते हैं पूरी तरीके से झड़ जाते हैं, मतलब संपूर्ण पतझड़ हो जाता है। ठीक है, संपूर्ण या पूर्ण। ठीक है, ये पूर्ण पतझड़। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका पहला पॉइंट हुआ। ठीक है, उसके बाद में बी पे बात करें हम, तो बी पे क्या है, क्षेत्र। तो इनका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन सा है ये देख लें। तो आइए मैप में यहाँ पे और क्षेत्र देखें। सबसे पहला उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का जो निशान बना हुआ है, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मतलब जहाँ पर वृक्षों के पत्ते पूरी तरीके से झड़ जाते हैं वो वाला वन है। ठीक है, तो कहाँ पर है एमपी में, तो यहाँ पर ये वाला क्षेत्र। यदि आपके पास मैप है तो पास में रख लीजिए मैप, और मैप में देखते जाइए तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जिले कौन से आएंगे ये देख लें। ठीक है, तो 2 क्षेत्र है पर्णपाती वन के। ये जिला होशंगाबाद है, होशंगाबाद में इधर बैतूल भी है, उसके बाद दमोह है, दमोह के ऊपर यहाँ पे इधर सागर आ जाएगा, जबलपुर है। ठीक, तो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये क्या है, पर्णपाती वन है। उसके बाद में यहाँ पर भी पर्णपाती वन है, कहाँ पे, ये पन्ना और छतरपुर। तो इन क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पाया जाएगा होशंगाबाद। ठीक है, वैसे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन 2 का लिख देता हूँ, होशंगाबाद। उसके बाद में इधर दमोह, उसके बाद ऊपर पन्ना लिख देता हूँ। ठीक है, पन्ना मैं सभी का नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैप में आप देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्षेत्र है। उसके बाद सी नंबर पे बात करें तो पर्णपाती वन होने का क्या कारण है। ठीक है, क्यों यहाँ की जो पेड़ है उनकी पत्तियां झड़ जाती है, तो कारण ये है कि वहां पे जो वर्षा है, वर्षा कम होती है, जिसकी वजह से ग्रीष्म ऋतु में पेड़ पौधों को पानी सही तरीके से नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, पत्तियां ग्रीष्म ऋतु में झड़ जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करें कि जिन वृक्षों
की पत्तियां झड़ जाती है वो वृक्ष कौन कौन से है, या फिर उससे पहले बात कर ले हम वर्षा की, तो इन क्षेत्रों में वर्षा कितनी होती है जिसकी वजह से पत्तियां झड़ जाती है। तो वर्षा यहाँ पे औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो वर्षा होती है ये 50 से 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वर्षा को देख लो, वर्षा कितनी है, औसत की बात कर रहे हैं। ठीक है, औसत वर्षा, औसत 50 से 100 सेंटीमीटर यहाँ तक वर्षा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर डी नंबर पे देखें तो ये वृक्ष। ठीक है, वृक्ष, अब ये वाला जो वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जहाँ पे वृक्षों के पत्ते पूरी तरीके से झड़ जाते हैं, वो वन में किस किस टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं या कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लें, आप गर्मी में रियलिटी में जाके देखो तो नीम को देखो, नीम के पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक है, गर्मी के लास्ट में वापस पूरी तरीके से आ जाते हैं, लेकिन पहले झड़ जाते हैं। उसके बाद पीपल के पत्ते देखो तो पीपल के पत्ते भी झड़ जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये झड़ जाते हैं। फिर सागौन भी ले सकते हैं। तो वृक्ष यहाँ पे नीम, सबसे पहले नीम, उसके बाद सागौन, सागौन। ठीक है, और ये पीपल, और भी बहुत सारे वृक्ष होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल 3 के नाम लिखे। तो इस तरीके से यहाँ पे वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का पूरा डिटेल। ठीक है, तो इतने इंपोर्टेंट फैक्ट आपको एकदम क्लियर से की बताया है। दोस्तों यदि से आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो एक लाइक जरूर कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, बेल आइकन भी दबा लें। अब दूसरे नंबर पे जाते हैं, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। ठीक है, कौन सा, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। ये अर्ध का मतलब आधा। ठीक है, अर्ध का मतलब आधा, तो आधा मतलब यहाँ पे पर्णपाती मतलब पतझड़, अर्ध मतलब आधा, तो यहाँ पे लिखे आधा, और इसका मतलब क्या है, पतझड़। ठीक है, पतझड़, तो इसका मतलब ये पूरा जोड़ लें तो आधा पतझड़। आधा पतझड़ मतलब ऐसे वन जहाँ पर वृक्षों की जो पत्तियां हैं वो पूरी तरीके से नहीं गिरती है। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं गिरती है, मतलब 50% पत्तियां गिर जाती है, उसके बाद में 50% बच जाती है। ठीक, तो इस तरीके से अर्ध, आधा जहाँ पे पतझड़ होता है उस वन को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। ठीक है, ये अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले यहाँ पे कौन पतझड़ था, यहाँ पे अर्ध पतझड़ है। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पे ए पॉइंट लिखें तो इसका क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्र यहाँ पे देख लो, क्षेत्र उष्णकटिबंधीय ये वाला। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। तो ये वाले जो सिंबल लगे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ये कौन सा है, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। तो ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मिलेगा। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, ठीक है, कौन कौन से जिले आते हैं उसमें, सीधी सिंगरौली, उसके बाद शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये जिले। उसके बाद नीचे बालाघाट और इधर सिवनी, सिवनी के बाद मंडला। तो ये क्षेत्र में कौन सा है, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। तो दूसरे नंबर का जो क्षेत्र है ये वाला पूरा क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे बात करें हम, इस एरिया में वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा यहाँ पे 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ के वृक्षों को जो पानी है वो लगभग मिलता रहता है, इसलिए यहाँ पे पूरी तरीके से पत्ते नहीं झड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 50 से 100 था। ठीक है, ये पूर्ण पतझड़ में, और यहाँ पे 100 से 150 है, इसलिए यहाँ पे अर्ध पतझड़ होता है। अब यहाँ पे क्षेत्र हो गया, जिले हो गए, वर्षा हो गई। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पे किस टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं, किस टाइप के वृक्ष यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे देख लो, ऐसे वृक्ष यहाँ पर जिनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है वो वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन से हैं, यहाँ पे साल का वृक्ष। ठीक है, उसके बाद में बांस, उसके बाद में सागौन। ठीक, सागौन, और भी बहुत सारे वृक्ष। तो इस टाइप के जो ये वृक्ष इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका दूसरा पॉइंट। ठीक है, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। उसके बाद तीसरा और लास्ट पॉइंट है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, इसको याद रखना, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। शुष्क मतलब होता है सूखा वन। ठीक है, सूखा वन मतलब जहाँ पर ज्यादा हरा भरा ना हो। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको, तो राजस्थान में पूरी तरीके से शुष्क है। ठीक है, तो राजस्थान से लगा हुआ जो मध्य प्रदेश का भाग है, राजस्थान से, ये राजस्थान है यहाँ पे इधर। ठीक है, राजस्थान,
ये तो राजस्थान से लगा हुआ ये वाला पूरा क्षेत्र है, ये वाला ये राजस्थान से लगा हुआ है। तो राजस्थान से लगा हुआ ये क्षेत्र ये कैसा रहेगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जहाँ पे स्टार बना हुआ है। ठीक है, तो ये अब इसमें जिला कौन सा आएगा, जिले कौन कौन से आएंगे, क्षेत्र क्या है, तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, गुना और अशोकनगर। ठीक है, इधर रत्नाम और ये आ जाएगा कौन सा, उज्जैन। ठीक है, उज्जैन, रत्नाम ये आ जाएगा और उसके बाद में मंदसौर। तो ये सब आ जाएगा क्या, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, मतलब निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 75 से कम, 50 और 75 के लगभग बीच में होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हुआ मध्य प्रदेश में वन और जो वनों का वर्गीकरण है। वनों का वर्गीकरण मैंने केवल इस वीडियो में, अभी इस क्लास में उष्णकटिबंधीय वन के आधार पर बताया। ठीक है, अभी 2 प्रकार का वर्गीकरण और पढ़ेंगे जो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बहुत सारा डाटा इसमें बाकी है। वन रिपोर्ट भी आपको बताना है, तो वन रिपोर्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे उसमें आपको मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से डाटा कलेक्ट करा हुआ मिलेगा और बहुत मेन पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को रिवाइज करके अच्छी तरीके से देख लें। एक बार समझ में नहीं आए 2-3 बार रिवाइज करके देखें, ताकि आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट, एक एक जानकारी पूरी क्लियर हो। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन कहीं से भी आ गया तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।